चलो चलो बातें करना बंद। हाँ ध्यान देना। चलिए टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लें। तीन सेक्शन है इस चैप्टर में, सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14। तीनों टॉपिक्स में अलग अलग सिचुएशंस को उन्होंने कवर किया हुआ है। एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझ लो। व्हाट इज एग्जैक्टली टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई एक और भी टॉपिक है इसके साथ, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एक्चुअली तीन अलग अलग टाइप के टॉपिक्स है जो अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तीनों टॉपिक्स का अपना एक रीजन है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को आपसे टैक्स या जीएसटी रिकवर करना है तो वो रिकवरी करने के लिए ऑब्वियसली उनको कुछ रूल्स या सेट ऑफ गाइडलाइंस फिक्स करने पड़ेंगे। टाइमिंग को लेके, वैल्यूएशन को लेके और लोकेशन को लेके, कब कितना टैक्स कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, ये सारी बात हो रही है। तो जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वो डेट या वो ड्यूरेशन डिसाइड कर रहा है कि इस इवेंट के होने के बाद इस टाइम पे हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि हम आपसे जीएसटी का जो अमाउंट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? दूसरा, अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या बात हो रही है कि भाई कितने अमाउंट के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना है, उस चीज के ऊपर फोकस रहेगा। और तीसरा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई की बात हो रही है तो कौन सी लोकेशन पे जीएसटी कलेक्ट करना है, ये चीज डिसाइड करनी है। तो टाइमिंग, वैल्यूएशन एंड लोकेशन, ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये तीनों अगर क्लियर है तो टैक्स पे करने वाले को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और टैक्स रिकवर करने वाले को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कब टैक्स पे करना है। अब जनरली होता क्या है, जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपको कब पे करना है, तो भाई मैंने आपको कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की, आपसे पेमेंट कलेक्ट किया, पेमेंट के साथ मैंने जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया, अब मुझे वो जीएसटी का अमाउंट डिपार्टमेंट को पे करना है। तो ये कब ड्यू हो जाएगा? ड्यू होने का मतलब कि अब वो रिकवर कर सकते हैं और अब मैं पे नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ फिर एक्शन हो सकता है। तो वो टाइमिंग हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है। अब इसके लिए जो सेक्शंस मैंने आपको बोले 12, 13 एंड 14। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है सप्लाई में तो इट इज अंडर सेक्शन 12। यही अगर सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही है तो सेक्शन 13। और फिर एक रेट चेंज वाला सेक्शन है जो सेक्शन 14 में आएगा, वहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अभी ये पहले सेक्शन नंबर 12 पे अपने फोकस करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर। ठीक है, अब सेक्शन के अंदर काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके उसके ऊपर बात करेंगे। टोटल 6 सब सेक्शन हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 में। तो टाइमिंग डिसाइड करनी है। अब यूजुअली कैसा होता है, सारा कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे चलता है कि इस महीने का जो भी हिसाब है अगले महीने आपको सबमिट करना है। तो बेसिक बात वैसी होती है, बाकी चीजें यहाँ स्पेसिफिक अपने देख लेते हैं। अब अगर आप सबसेक्शन 1 देखोगे तो एक्चुअली में वो कुछ भी काम का नहीं है। सबसेक्शन 1 में उन्होंने टाइटल ही रिपीट किया हुआ है कि हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कुछ नहीं समझा है। जो सिचुएशन स्टार्ट हो रही वो सबसेक्शन नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है। तो 12 का जो सबसेक्शन नंबर 2 है दैट इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल चार्ज। अब ये नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके ध्यान में होगा। नॉर्मल चार्ज के केस में सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है, डिपार्टमेंट को आगे पे करता है। और ये रिवर्स चार्ज में जो बायर है वो खुद जाके डायरेक्टली जीएसटी का अमाउंट डिपॉजिट करता है, सप्लायर उससे कलेक्ट नहीं करने वाला। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो अपने इस सबसेक्शन में नॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, इतना भी उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देख लो नॉर्मल चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैसे गिनना है वो चीज समझ लेते हैं। अब देखो कोई भी एक ट्रांजेक्शन होता है ना तो उसमें 3 एक्टिविटीज होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक तो सप्लाई होता है, तो भाई गुड्स मैंने आपको सप्लाई किया, प्रोवाइड कर दिया, दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी। दूसरा, मैं आपको इनवॉइस इशू करके दूंगा, दिस इज सेकंड एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी जो होती है इट इज पेमेंट। तो ये 3 एक्टिविटीज को मिला के एक ट्रांजेक्शन बनता है। मैंने गुड्स का सप्लाई किया, आपको इनवॉइस जनरेट करके दिया, अब बोला कि इस इनवॉइस के हिसाब से आप पेमेंट करके कंप्लीट करो, आपने पेमेंट कर दिया। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाला है, ये हमें यहाँ पे समझना है और एक एक इंस्टेंस अपने कवर करते जाएंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 12 में ये सब सेक्शन 2 की, तो इसके अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई अपने कैलकुलेट कर रहे हैं तो बात गुड्स को लेके हो रही है, मैंने बोला सर्विसेज की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। अब गुड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि हम इसमें मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आती नहीं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ये सब भी हमने आगे डिस्कस किया जब मैं सेल ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी वाली बात कर रहा था, तो मैंने ये चीज क्लियर करवा दी थी। अब जब गुड्स की बात हो रही है तो इसको यहाँ 2 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। एक रिमूवेबल है, ठीक है, जिसमें बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। मतलब अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ तो वो सामान मैं आपको डिलीवर करूंगा कहीं पे, तो एक लोकेशन से गुड्स दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तो रिमूवल ऑफ गुड्स वाली सिचुएशन या मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, गुड्स वहीं के वहीं रहेंगे, ओनर बदल जाएगा। ये कब हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी हुई है, या कोई टावर हो सकता है नेटवर्क के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब उसका ओनर मैं हूँ, उस मशीन का ओनर मैं हूँ, मैंने आपको मशीन सेल ऑफ कर दी, मशीन वहीं की वहीं रहेगी, सिर्फ ओनर चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ये भी होता है कि भाई मूवेबल गुड्स है
लेकिन वो एक ही जगह पे हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, ओनर चेंज हो गया लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में इसको दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले अपनी जनरल वाली सिचुएशन पे बात कर रहे हैं जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। पता चला? अब देख लो लैंग्वेज में उन्होंने क्या बोला। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अब देखो यहाँ डिपार्टमेंट को अगर ऑप्शन देंगे तो हमेशा अर्लियर वाला ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना अर्लियर होगा उतना जल्दी आपसे जीएसटी वसूल कर पाएंगे। तो लेटर वाला तो वो ऑप्शन यूज करने वाले हैं नहीं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अर्लियर किसमें से? फॉलोइंग डेट्स, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस और द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। जैसे मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रूल में ऐसा बोला कि एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और दूसरा डेट ऑफ पेमेंट। अभी बात हो रही सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ये तीन एक्टिविटीज होती है किसी भी ट्रांजेक्शन में। यहाँ बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि भाई डेट ऑफ इनवॉइस, किस दिन इनवॉइस इशू किया गया और कौन से दिन पे पेमेंट आया। इन दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? whichever is earlier। समझ आया? दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार टाइम ऑफ सप्लाई या डेट पता चल गई तो उसके अगले महीने गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा मिल जाना चाहिए। ये बेसिक स्कीम है। तो जीएसटी वसूल करने के लिए डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं ताकि उनका हर महीने का रेवेन्यू जो है ना वो स्टेबल रहे और उनको पता रहे कब किससे कितना पैसा रिकवर करना है। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये जो दो कंडीशंस आपको दिख रही है ना, इसके अंदर इंटरनली भी और कंडीशंस है, उस पर भी हम बात करेंगे जिसमें मेंशन किया हुआ है। बट जो फर्स्ट कंडीशन है वही है डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये जो डेट ऑफ इनवॉइस है ना, इस पे मैं एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। हम इनवॉइस की डेट कब ले सकते हैं कब नहीं, वो यहाँ पे हमें इंटरनल कंडीशन समझनी। आया समझ में? अब इसके ऊपर फोकस करना। डेट ऑफ इनवॉइस वाले केस में इन्होंने बोला कि इनवॉइस आप कभी भी इशू करो चलेगा, ऐसा नहीं है। इनवॉइस इशू करने के लिए सप्लायर के ऊपर भी एक डेडलाइन है कि इससे लेट नहीं होना चाहिए, और वो डेडलाइन यहाँ पे जो है वो डिपेंड करेगी मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। जैसे मैंने आपको पहले अजम्पशन एक बोल दिया कि हम यहाँ पे वो गुड्स की बात कर रहे हैं जिसकी डिलीवरी होती है, फिजिकली वो गुड्स एक लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन तक भेजे जाएंगे। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो इनवॉइस है ना ये इशू हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन गुड्स मेरी फैक्ट्री से रिमूव होंगे उस दिन या उसके पहले मुझे इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अगर मैंने डिले किया तो फिर ये वाली डेट रेलेवेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इन दोनों में से भी आपको जो डेट सिलेक्ट करनी है व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एग्जांपल ले लेते हैं ना, कुछ डेट्स अज्यूम कर लेते हैं। फैक्ट्री में से गुड्स रिमूव हो रहे हैं 25 अगस्त 2023। इस डेट पे फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हो रहे हैं, मैं आपको गुड्स डिस्पैच कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कंडीशन क्या है? मुझे इनवॉइस कब तक इशू कर देना पड़ेगा? ऑन और बिफोर दिस डेट। तो अगर मैंने इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर दिया है, इसकी भी डेट अज्यूम कर लो 23 अगस्त 2023, सही तो चलेगा ये? बोलो लेट हो गया या टाइम पे इशू कर दिया? टाइम पे इशू कर दिया। क्लियर हुआ? तो अब इन दोनों में से हम कौन सी डेट को कंसीडर करेंगे? 23 को। समझ आ गया? तो सिलेक्शन हो गया। इस डेट की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन और बिफोर हमने ये इनवॉइस जो है वो इशू कर दिया। अब इसको बाद में कंपेयर किसके साथ करना है? डेट ऑफ पेमेंट के साथ। अब सामने वाले ने जो पेमेंट है मान लो वो 28 अगस्त को किया। समझ आ रहा है? तो ये दोनों में से फिर वापस क्या सिलेक्ट होगा? व्हिचएवर इज अर्लियर। तो कौन सी डेट आ गई? 23 आ गई। तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो गया ना, 23 अगस्त 2023। समझ आया? दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये डिसाइड करके हमने अचीव क्या किया? ठीक है चलो डिसाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को इस डेट के अकॉर्डिंगली जीएसटी कलेक्ट करने का राइट मिल गया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या आया? 23 अगस्त आया। इसका मतलब 23 अगस्त इज अ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इस दिन सप्लाई हो गया है डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से। अब इस ट्रांजेक्शन पे जो जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा और जो गवर्नमेंट को रिसीव करना है सप्लायर से, वो गवर्नमेंट इस डेट के अकॉर्डिंगली रिसीव कर सकती है। अब क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अगस्त के मंथ में फाइनलाइज हो गया 23 अगस्त, तो इसका मतलब इसका रिटर्न कब फाइल होगा? सितंबर में फाइल होगा। अगले महीने फाइल होता है, इतना ध्यान रखो। तो सितंबर के रिटर्न के अंदर सरकार को ये वाला पैसा मिल जाना चाहिए। एक डेट डिफाइन होगी। तो अब क्या होगा ना, सप्लायर इस चीज को डिले नहीं कर पाएगा कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ हाँ पे कर दूंगा इस महीने अगले महीने। ऐसे अगर हम डिले करने लग गए तो उनका रेवेन्यू कैसे फिर चलेगा? तो इसलिए उन्होंने डेट फिक्स कर दी कि देखो ये ट्रांजेक्शन हुआ है ना आपका, इस दिन इनवॉइस इशू हुआ, इस दिन गुड्स रिमूव हुए, इस दिन पेमेंट आ गया। इस ट्रांजेक्शन की डेट या टाइम ऑफ सप्लाई है 23 अगस्त। तो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन इस दिन हुआ है। अब इसका मंथली रिटर्न आप जब भी भरोगे तो इस ट्रांजेक्शन में जो भी जीएसटी एक्सचेंज जो है ना चुपचाप सबमिट कर देना, डिले मत करना। अब अगर आपने सितंबर का अक्टूबर किया
तो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप में टाइम पे सबमिट कर ही दूंगा। समझ में आ रहा है? तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें पता चल रहा है? नहीं वो उसमें ऐसा है कि जैसे अगस्त का ट्रांजेक्शन है ना, तो सितंबर में रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो अलग अलग होती है। 1 से 10 तारीख में पहला रिटर्न भरना होता है, फिर 11 से 20 तारीख में दूसरा रिटर्न भरना होता है। तो वो अभी डेट्स अपन ने डिस्कस नहीं किया, अभी इतना ही ध्यान रखो कि नेक्स्ट मंथ भरना, वो डेट्स पे अपने बाद में आएंगे, वो अलग चैप्टर है। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, रीजन समझ आ रहा है? तो ऐसे सिर्फ फॉर्मूला पे मत जाना कि हाँ भाई ऐसा बोला है जो डेट मिलेगी विच एवर इज अर्लियर, ऐसे करके नहीं आना। रीजन समझना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए स्टेबल रेवेन्यू और लोग डिले ना करें पेमेंट में, उसके लिए रूल्स यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिए। ठीक है, मंथली जो जीएसटी का कलेक्शन है गवर्नमेंट का, अभी उसका कुछ नंबर आपको आइडिया है कितना जीएसटी कलेक्ट हो रहा है एक महीने का? इंडियन गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कहीं पे पड़ा? क्योंकि न्यूज में काफी आता रहता है, बिकॉज हर महीने नया रिकॉर्ड बनता है जीएसटी कलेक्शन का, इसलिए जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1.6 लाख करोड़ रुपीस एक महीने का। इतना जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट अर्न कर रही है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब मिला के टोटल जीएसटी कलेक्शन जो है 1.6 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़ चला जाता है पीक पे। तो अभी तक हाईएस्ट 1.81 लाख करोड़ या ऐसा कुछ गया एक महीने का जीएसटी कलेक्शन है। एनुअली आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर गवर्नमेंट अर्न कर रही है फ्रॉम जीएसटी। अभी इसमें इनकम टैक्स नहीं जोड़ रहा मैं, कस्टम ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली जीएसटी रेवेन्यू। पता चल रहा है? तो इतना अमाउंट उनका कलेक्ट हो रहा है। अब ये कलेक्शन ना उनको हर महीने चाहिए। अब इस महीने 1.6 आया, गवर्नमेंट खुश हो रही है, अगले महीने 0.6 आया। सरकार को भी तो बजट चलाना है ना, इतने पैसों में से तो सारी स्कीम्स चल रही है, उनको भी तो पैसे आगे हर जगह पे करने हैं। तो ऑब्वियसली उनको एक स्टेबल रेवेन्यू चाहिए। तो बोला डेट फिक्स कर दो कि पता चले कौन से ट्रांजेक्शन पे हम सप्लायर से कब जीएसटी वसूल कर सकते हैं, ये फिक्स होना चाहिए। सप्लायर को भी पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए, ताकि क्लैरिटी रहे और काम ठीक से चलता रहे। तो इसके लिए सारी चीजें ये लोग डिफाइन करें। बोलो, अब इसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो देखो, मेन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट दिस इनवॉइस इज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल। आया समझ में? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो डेट ऑफ पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके अंदर भी दो इंटरनल कंडीशंस होती है, वो भी एक बार आपको साथ साथ में बता देता हूँ। तो ऐसे दो कंडीशन दिख रही है, एक्चुअली में 4 है, फर्स्ट 2 और फिर इंटरनली और 2 कंडीशन है। वैसा है कि डेट ऑफ पेमेंट हमें कौन सी अज्यूम करनी है वो भी समझ लो। इसमें 2 इंस्टेंसेस होते हैं। अब यूजुअली कैसा होता है, जैसे मैंने आपको एक गुड सेल किए, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट कैश में तो होती नहीं, अपने कैश वाले को अवॉइड ही कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपने चेक से पेमेंट किया। अब जैसे ही आपने मुझे चेक दिया होगा, तो क्या इमीडिएट बैंक में जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा क्या? ऐसा होता है? नहीं। हम बैंक में चेक भरेंगे तो एक दिन छोड़ के या तीसरे दिन पे क्लियर होगा। तो मैं मंडे मॉर्निंग चेक भरूंगा तो ट्यूसडे शाम को बैलेंस आएगा, पर मंडे मॉर्निंग का आफ्टरनून हो गया, क्लियरिंग का टाइम चला गया तो वेडनेसडे को आएगा। तो 1-2 दिन का ट्रांजेक्शन टाइम तो लगता है। अच्छा, किसी ने चेक दिया तो जरूरी है इमीडिएट जाके पहले बैंक में भागू चेक भर के आऊँ? 2-4 दिन बाद भरूँ तो चलेगा? कितनी वैलिडिटी होती है चेक की? 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती। तो मैं उसके अंदर कभी भी चेक डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो पेमेंट कब रिसीव हुआ ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स है। एक तो बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे आपने मुझे चेक दिया, मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला भाई इनका पेमेंट आ गया, एंट्री कर देना आपने सॉफ्टवेयर में, पेमेंट रिसीव, दैट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर। दूसरा होता है फिर वो चेक मैंने बैंक में भरा, वो 2 दिन बाद क्लियर हुआ, तो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तभी भी तो बैंक से मैसेज आता है चेक क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों में से पहले कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? फिक्स है ऐसा कुछ कि पहले एंट्री करूंगा फिर ही चेक भरूंगा? उल्टा हो सकता है, पहले चेक भर देता हूँ, पास हो जाएगा तो एंट्री कर दूंगा। चलता है ऐसा? दोनों हो सकता है। अब ये कैसा है ना कि चेक किसने दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी आप चेक देने वाली पार्टी आप हो, अब मुझे पता है कि चलो आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है, चेक बाउंस वाला कोई चक्कर है नहीं, आपने पेमेंट किया तो चेक क्लियर हो ही जाएगा, तो मैंने एंट्री कर दी पहले, इनका चेक आ गया मतलब पेमेंट आ गया, 4 दिन बाद भी भरेंगे, पैसे कहीं नहीं जा रहे, तो मैंने एंट्री कर दी, बाद में चेक डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट हो गया। इतनी बार ऐसा होता है कि पार्टी पे भरोसा नहीं अपने को, तो इसका चेक आया भी है ना, तो कोई फायदा नहीं है, इसके चेक आते हैं बाउंस हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जब तक बैंक से मैसेज नहीं आएगा ना मनी क्रेडिटेड, तब तक भरोसा नहीं कर सकते कि सच में पैसा आया। तो मैंने पहले चेक भरा, क्रेडिट हुआ, फिर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, पेमेंट रिसीव। तो हर किसी का अकाउंटिंग सिस्टम अपनी अपनी जगह हो सकता है। इन दोनों में से आप कुछ भी पहले कर सकते हो, कुछ भी बाद में कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो इन दोनों में से भी जब हम डेट ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी वही रूल लगने वाला है, विच एवर इज अर्लियर। समझ आ रहा है? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि गवर्नमेंट को जब ऑप्शन मिलेगा तो विच एवर इज अर्लियर ही फॉलो करेंगे, ताकि ये डेट जितनी जल्दी आएगी उतना उनको जल्दी पैसा रिकवर करने को मिलेगा। लेटर करेंगे तो 1 महीना और आगे बढ़ जाएगी बात, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डिले क्यों करेगी? समझ में आ रहा है? इसलिए आपको यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर ही मिलने वाला है। अब ओवरऑल कंडीशन ऐसी हो गई, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, बट इनवॉइस इज सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ रिमूवल
एंड पेमेंट इज सब्जेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो ये सब में से विच एवर इज अर्लियर ही आने वाला है। अब पॉइंट ये है कि आपको ना इसको ऐसे नहीं याद रख सकते कि हाँ जो डेट्स अपने को सब में दे रखी होंगी सारी डेट मिला के विच एवर इज अर्लियर कर लो आंसर आ गया, वैसा चलेगा नहीं। तो वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते। पहली चीज तो अपने को मेथड समझानी पड़ेगी कि कैसे सॉल्व किया। दूसरा ये कि बहुत बार ना वो लोग इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा डेट भी दे देते हैं जो सेक्शन का पार्ट है ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, सारी डेट में से विच एवर इज अर्लियर, और वही वाली डेट सबसे अर्लीस्ट होगी, फिर हो जाएगा आंसर पूरा रॉन्ग, क्योंकि अपने रट्टा मार के चले गए थे। सर ने बोला 4-5 डेट होती है, विच एवर इज अर्लियर लगा, अपना आंसर आ गया। वो सिस्टम नहीं चलेगा। तो कंसेप्ट पे जाना, रट के मत चले जाना, क्योंकि अभी आगे इसमें चीजें मैं चेंज करवाता जाऊंगा। आ रहा है समझ में? इसमें कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स के मूवमेंट का अजम्पशन हमने लिया। गुड्स मेरी फैक्ट्री से निकलेंगे और आपकी फैक्ट्री पे, आपकी दुकान पे, आपकी लोकेशन पे आएंगे। गुड्स मूवमेंट होने वाली है एक लोकेशन से दूसरी। तो जिस दिन गुड्स मैंने मेरी फैक्ट्री से रिमूव किए वो रेफरेंस डेट है। उस दिन या उससे पहले मैंने इनवॉइस इशू कर दिया तो वैलिड है। अगर मैंने उसके बाद इशू किया तो फिर ये डेट अपने कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। अगर ये 23 के बदले 26 होता, अब तो अपने इन दोनों में से कौन सी डेट अज्यूम करते? 23 तो है ही नहीं, ये वाली 25 लेते, क्योंकि इनवॉइस लेट इशू किया। डेडलाइन थी कि इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर आपने लेट किया तो फिर ये डेट भूल जाओ। फिर इन दोनों में से अर्लियर करके ये डेट सिलेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ से ये डेट सिलेक्ट हो गई। अब पेमेंट वाले केस में इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी, अपने मान लेते हैं 28 है, उसको फिक्स रखते हैं। अब ये दो कंपेयर होगी, इन दोनों में से अगेन विच एवर इज अर्लियर, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हो गया। समझ आ रहा है? तो वो डेट्स के ऊपर, जैसे ही मैं डेट चेंज करूंगा आंसर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ सकता है। तो अपने को सेक्शन समझना है, लॉजिक समझना है, उसको लर्न नहीं करना है वैसे कि बस याद कर लिया ये ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं, बिकॉज इसमें भी बहुत वेरिएशन आएंगे। तो अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे और रट के जाओगे ना तो वो गलती होने वाली है। इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि वो मत करना। बोलो, अब इसमें कुछ कंफ्यूजन क्लियर है? तो नॉर्मल चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पे रिमूवल इन्वॉल्व है, तो उसमें अपने को ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक इंस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ऐसे बाकी की चीजें भी एक एक करके देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में मैं जो वेरिएशन कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा नहीं। समझ लो क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स का कहीं ना कहीं डिस्पैच होना, डिलीवर होना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना जरूरी है, यही पॉइंट है। अब मैं अदरवाइज वाली सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ पे गुड्स का रिमूवल होना नेसेसरी नहीं है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री है। अब मेरी फैक्ट्री में मशीन्स इंस्टॉल कर रखी है, मैं वो फैक्ट्री आपको सेल ऑफ कर रहा हूँ। तो मशीन्स निकाल के घर पे लेके जाओगे या वहीं रहने दोगे? वहीं रहेगी ना, ओनर चेंज हो गया। अच्छा, फैक्ट्री का जो शेड है दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अलग ट्रांजेक्शन है, बट अंदर की मशीन्स तो मूवेबल है ना, तो उसमें तो यही रूल लगने वाला है। पर मशीन्स कहीं पे मूव नहीं होने वाली। ऑन पेपर इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक आप हो जाओगे, मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, मशीन्स ट्रांसफर कर दूंगा, बट मशीन वहीं की वहीं इंस्टॉल रहने वाली है, सिर्फ ओनर चेंज हो रहा है। इस सिचुएशन में जो सप्लाई है दिस डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स वहीं के वहीं है, ऑन पेपर ओनर चेंज हो गया। तो यहाँ पे अपने डेट ऑफ रिमूवल तो रेफरेंस में ले ही नहीं सकते, तो उसमें उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, बोला डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, ये टर्म यूज किया, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं, सिंपल। अब पूरा टॉपिक सेम है, पूरा टॉपिक सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये फैक्टर चेंज हो गया। डेट ऑफ रिमूवल के बदले क्या आ गया, डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल। समझ आए? तो अपने को इनवॉइस कब तक इशू करना है, ऑन और बिफोर दिस डेट, बाकी का पूरा सम सेम। क्लियर? तो कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये रेफरेंस चेंज हो गया। बाकी कैलकुलेशन जो भी अपन ने किया था 23 रख लो आप, आंसर भी वहाँ पे वही 23 आ रहा है, सेम चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आए? तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल चार्ज बताया, जिसमें दो इंस्टेंसेस है, एक वो जहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स होता है और दूसरा वो जहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स नहीं होता है। तो दोनों इंस्टेंस देख लिए। रिमूवल होता है तो अपने डेट ऑफ रिमूवल को रेफरेंस बनाते हैं, नहीं होता है तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, उसको रेफरेंस बनाते हैं। बोलो, क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब ये थियरी में आप देख लो, थोड़ा रिलेट करा देता हूँ उससे। जो अपन ने सबसेक्शन 2 में क्लॉज नंबर ए देखा, उसमें आपको एक रेफरेंस मिलेगा सेक्शन नंबर 31 का, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है अंडर सेक्शन 31 जो सेक्शन है दैट रिलेट्स टू टैक्स इनवॉइस, ये इनवॉइस के चैप्टर में आने वाला है, तो टैक्स इनवॉइस का चैप्टर है उसके अंदर कवर होगा। तो ये वाले पोर्शन पे जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ रिमूवल, और दूसरा अपन ने देखा डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ अवेलेबिलिटी। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया, दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस। बस तो सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ, मैंने तो आपको बात समझाई थी, लेकिन उसका रेफरेंस बता रहा हूँ कि ये बात 31 वाले सेक्शन में बोली हुई है। अब आगे अपन जब टैक्स इनवॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 31 में मैं आपको ये स्टोरी वापस से रिलेट करा दूंगा कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आया समझ में? और ये 31 में भी दिस इज स्पेसिफिक सब सेक्शन 1।
सबसेक्शन 2 जो है वो सर्विसेज में है, इसलिए वो भी आपको साथ नहीं बता रहा। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर हो? तो ए और बी क्लॉज तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। फिर उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे कवर हो गए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में तो सप्लाई का मतलब क्या होता है वो समझाया, वो हमने सेक्शन 7 में पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ना ये वाली बात हो रही है, डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से विचेवर इज अर्लियर। तो ये जो स्टोरी है आपकी, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे समझाई। आप लैंग्वेज पढ़ लो, इस चीज से लिंक कर लो। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? सेम लैंग्वेज, यही पॉइंट्स बोले। नेक्स्ट पेज पे भी आप देखो, एक नोट दे रखा है, वो नोट में ये बात हो रही है जो भी बताइए। 31 सबसेक्शन 1 सब कुछ लिखा हुआ है, आपसे रिलेट करते जाओ। मैंने आपको बोला जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है वहाँ डेट ऑफ रिमूवल, जो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है, और जहाँ मूवमेंट नहीं है वहाँ मेकिंग अवेलेबल, ठीक है, ऑफ द गुड्स, वो सेकंड पॉइंट में लिखा है। तो ये दोनों सिचुएशन आपकी वहाँ पे थियरी में मेंशन की हुई। बोलो यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ आया हो तो? थोड़ा स्टार्टिंग में टॉपिक हेवी लगता है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको थोड़ा बहुत समझ में आता जाएगा। एटलीस्ट 10-20% एड ऑन होता जाएगा कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले जितना समझ आ रहा था उसके कंपैरिजन में अब कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो एट दी एंड वो टॉपिक रिलेट हो जाता है। अभी जब स्टार्ट किया तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ जा रहा है, बट अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि हाँ भाई क्या बात हो रही है और कैसे कैलकुलेट करना। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? चलो अब इसमें बीच में आपको एक वो बॉक्स में दिख रहा है नोटिफिकेशन, उस पर बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब ये पॉइंट ऐड ऑन होगा तो ये सेक्शन में और क्लैरिटी आ जाएगी अभी तक जो भी सीखा हमने। देखो अभी तक जो कंडीशन थी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको रिकॉल भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। हमने देखा इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, यही बात हो रही। और टाइम ऑफ सप्लाई किसका, हम गुड्स का देख रहे, सर्विसेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। फिर मैंने आपको बोला कि डेट ऑफ इनवॉइस जो है दिस इज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ अवेलेबिलिटी। ये सब्जेक्ट टू है इसलिए इसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा दिया। पेमेंट वाले केस में भी हमने देखा कि दो डेट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री और बैंक अकाउंट में क्रेडिट, इन दोनों में से भी विच एवर इज अर्लियर करके सिलेक्शन होता है। तो ये सारा क्राइटेरिया अभी तक समराइज कर दिया, ये चीज हमने देखी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था गुड्स के केस में, ये जो एक प्रोविजो है ना, देखो वो पॉइंट कट किया हुआ है हाउएवर वाला, तो वहीं से शुरू करते हैं कि क्या था, तभी आपको नोटिफिकेशन का इफेक्ट समझ में आएगा। जब प्रोविजो आया स्टार्टिंग में 2017 में, हाउएवर वाला पॉइंट था, वो कंडीशन में ऐसा लिखा था कि बाई चांस अगर कोई एडवांस पेमेंट करता है, ठीक है, तो एडवांस पेमेंट के केस में डेट ऑफ पेमेंट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मैं नंबर्स के साथ समझा देता हूँ कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो गुड्स वाला ट्रांजेक्शन है, ये आपको पता है। अब ऐसा कुछ है कि मैं सप्लायर, मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ और ऑर्डर वैल्यू बल्क में है, आपने जो गुड्स का ऑर्डर मुझे प्लेस किया ना उसकी वैल्यू हो रही है 10 लाख रुपए, समझ आ रहा है? अब 10 लाख रुपए का ऑर्डर मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं गुड्स बना के दूंगा, 15-20 दिन महीने भर में डिलीवरी हो जाएगी, ये वो। तो ये ऑर्डर लेते टाइम मैं आपसे कुछ एडवांस मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? मार्केट सिस्टम क्या होता है, मांगूंगा ना ऑब्वियसली। अब 10 लाख का गुड्स आप लिखवा के चले गए, मैंने गुड्स बना दिए, बाई चांस फिर आप लेने नहीं आए, बोले अब नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया, तो मेरा तो पूरा अमाउंट ही उसमें ब्लॉक हो गया और फिर वो गुड्स मैं किसी और को बेचने जाऊंगा तो नुकसान होगा। तो ऐसा तो होता ही नहीं मार्केट में, तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ एडवांस चार्ज करूंगा। मैंने आपको बोला एक काम करूँ, देखो ऑर्डर वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीज हो रही है, आप ना मुझे एडवांस के नाम पे 2 लाख रुपए एक बार एटलीस्ट दे दो, 20% पेमेंट तो दो। आपके 2 लाख रुपए फंसे हुए होंगे ना, तो बाकी पे करने आओगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आपके लिए तो कोई नुकसान ही नहीं। तो ये पैसा मैंने आपसे पहले ही चार्ज कर लिया है एज एन एडवांस, और ये मार्केट प्रैक्टिस है, कोई भी चार्ज करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी का जो 8 लाख रुपीज है वो मैंने आपको बोला कि डिलीवरी के टाइम पे दे देना, उससे पहले दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना भी एडवांस कुछ देके जाओ। अब ये 2 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, एनी अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है एडवांस का, ये जो प्रोविजो था हाउएवर वाला, वो ऐसा बोल रहा था कि अगर आपने कुछ भी एडवांस लिया ना तो इसका इनवॉइस अभी ही बनाना पड़ेगा एडवांस लेते टाइम, और वो भी विद जीएसटी। समझ आ रहा है? तो मान लो अपने ट्रांजेक्शन में जीएसटी का रेट है 5%, ये भी अजम्पशन ले लेते हैं। तो आज जब मैं आपसे 2 लाख रुपए एडवांस ले रहा हूँ ना, तो मुझे उसके ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो टोटल पेमेंट कितना लूंगा? 2,10,000 विद जीएसटी हो गया।
इसका इनवॉइस मुझे आज ही बना के देना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख का, क्योंकि बाकी 8 लाख तो आपने दिए नहीं, तो मैं 10 लाख का इनवॉइस थोड़ी अभी से बना के दे दूंगा, पहले पेमेंट तो करो। तो ये इनवॉइस जनरेट करूँ, इतना जीएसटी आपसे कलेक्ट करूँ, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब गुड्स लेने आओगे 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, जब भी गुड्स का डिलीवरी टाइम होगा, तो बाकी के 8 लाख भी तो पे करोगे, तो इस पे भी तो जीएसटी मैं आपसे चार्ज करूंगा। अब मुझे करना पड़ेगा आपसे दूसरा ट्रांजेक्शन, 8 लाख रुपए कलेक्ट किए बैलेंस के, उसके ऊपर 5% जीएसटी मतलब 40,000 और अब आप मुझे पे कर रहे हो 8,40,000, और इसका भी एक इनवॉइस अलग से बन रहा है। तो इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, समझ आए? दो ट्रांजेक्शन हो गए, 2 इनवॉइस मुझे जनरेट करने पड़े, 2 बार जीएसटी कलेक्ट करना पड़ा। आपका जीएसटी उतना ही गया है, पैसों की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। वो 10 लाख पे 5% 50,000 ही होता है, आपने वही पे किया है, तो जीएसटी आपने कुछ ज्यादा पे नहीं किया। मेरे लिए मुसीबत हो गई कि 2 बार ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, कोई भी ऑर्डर आता है 10 लाख का हो या 1 लाख का हो, मैं एडवांस तो मांगने ही वाला हूँ, तो मैं कुछ भी एडवांस मांगूंगा ना, तो एक इनवॉइस ये, दूसरा इनवॉइस ये, समझ आ रहा है? तो गुड्स के सप्लायर ने गवर्नमेंट को इस प्रोविजो के बाद ये बोला कि आपने ये जो प्रोविजो बना दिया ना, एडवांस पे अलग से इनवॉइस बनाने वाला और वही टाइम ऑफ सप्लाई, ये प्रैक्टिस में बहुत इनकन्वीनियंट है। मतलब आपने सारे गुड सप्लायर के लिए ये मुसीबत कर दी कि हर ट्रांजेक्शन के 2 बिल बनेंगे और 2 टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। अच्छा, ये दोनों डेट्स अलग अलग महीनों में भी तो आ सकती है, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये वाला जीएसटी मुझे इसके हिसाब से अगले महीने सबमिट कराना पड़ेगा, ये वाला जीएसटी जब बाद में कलेक्ट करूंगा तो उसके अगले महीने सबमिट कराना पड़ेगा। तो बोले आपने हर चीज के ट्रांजेक्शन को डबल कर दिया, तो हमारा कंप्लायंस डबल हो गया, तो ये चीज ठीक नहीं है। अब गवर्नमेंट को समझाया कि यार कोई भी गुड्स का अगर बिजनेस कर रहा है बिना एडवांस के तो मार्केट चलता ही नहीं है। आप छोटा मोटा किसी को कोई बोलते ना खाने पीने की चीज का ऑर्डर देने जाओगे ना, समोसे कचौरी खमन लोचा का भी ऑर्डर देने जाओगे ना, उसको 1000 रुपए का दे दे या कल दे देना, वो बोलेगा 500 रुपए एडवांस दे के जाओ, समझ में आ रहा है? तो 1000 रुपए का ऑर्डर भी कोई बिना एडवांस के नहीं लेता है, तो यहाँ लाखों के ट्रांजेक्शन में तो ऐसा होने ही नहीं वाला। तो फिर गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज की, उसका एक नोटिफिकेशन इशू किया और नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आपको जो वो बॉक्स में नोटिफिकेशन दिख रहा है ना 66 नंबर का, वो 2017 में आ गया था। अब डेट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इमीडिएट काम हुआ उसके ऊपर। इस तरफ लिख देता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 66 ये आ गया था 15 नवंबर को, और जुलाई में तो जीएसटी एक्ट आया था, तो विद इन 3-4 मंथ्स इमीडिएटली इसके ऊपर काम हो गया। अब नोटिफिकेशन में बोला क्या, उसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या किया। सॉल्यूशन में उन्होंने ऐसा बोला कि अगर सप्लाई गुड्स का है, नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स, खास ध्यान रखना, अगर गुड्स का सप्लाई है और उसके अंदर कोई भी एडवांस मनी रिसीव होता है तो दैट इज ओके। इस एडवांस मनी का जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होगा। रिसिप्ट बेसिस मतलब जब पैसा रिसीव किया तभी इनवॉइस बना के दो पार्ट अमाउंट का, वो करने की जरूरत नहीं है। इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो इनवॉइस बेसिस पे होगा एंड नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। अब इसका क्या मतलब हो, इनवॉइस बेसिस पे होगा, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होगा? इसका सिंपल मतलब ये कि जब मैंने आपसे 2 लाख रुपए रिकवर किया एज एन एडवांस, तो मुझे इसका इनवॉइस अभी के अभी बना के देने की जरूरत नहीं। जब बाकी का बैलेंस पेमेंट दोगे आप, जब गुड्स फैक्ट्री से रिमूव होंगे, जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा, तभी मैं पूरे अमाउंट का इनवॉइस एक साथ बना दूंगा तो भी चलेगा। तो मैं अभी आपसे 2 लाख रुपए रिसीव कर लेता हूँ, उस पर मुझे आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और इसका अलग से इनवॉइस अभी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इनवॉइस बेसिस, इसका भी एक हिडन मीनिंग है। मैं इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली डेट ऑफ इनवॉइस अज्यूम करनी है, ऐसा नहीं है। इनवॉइस बेसिस का मतलब होता है, देखो एक साइड ये है इनवॉइस वाली और दूसरी साइड ये है पेमेंट वाली। जब मैं इनवॉइस बेसिस बोल रहा हूँ तो मैं इस पूरी साइड की बात कर रहा हूँ, समझ आए? तो इसका मतलब डायरेक्टली डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, इसका मतलब डेट ऑफ इनवॉइस सब्जेक्ट टू डेट ऑफ रिमूवल, समझ आए? तो इनवॉइस बेसिस का सिंपल मतलब हो गया डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो इनवॉइस बेसिस एंड डेट ऑफ इनवॉइस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इनवॉइस बेसिस में ये पॉइंट भी तो आ गया कि इनवॉइस जब इशू करोगे ना तो रिमूवल की डेट तक इशू कर देना है, लेट हो गए तो फिर रिमूवल की डेट आएगी, समझ आए? तो मैं इस साइड के पोर्शन की बात यहाँ पे करता हूँ। क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, समझ आए? तो नोटिफिकेशन में उन्होंने वो प्रोविजो को कट डाउन कर दिया, बोला कि इसको कैंसिल करो और इसके बदले अब आप ये सिस्टम यूज कर सकते हो। अब यही अपना ट्रांजेक्शन अगर इस सिस्टम से हो रहा है तो क्या कैलकुलेशन होगा वो भी समझ लो, यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ऐसा है कि 10 लाख रुपए का बिल बनने वाला है, 2 लाख रुपए मैं आपसे एडवांस ले रहा हूँ, इसमें मैं आपसे जीएसटी चार्ज करने के लिए लायबल नहीं, चलेगा। बाद में आप जब ये 8 लाख रुपए पे करोगे ना तो पूरा जीएसटी एक साथ भर देना। अब मैं सिंगल इनवॉइस बना के दूंगा 10 लाख रुपए का, ठीक है? तो ट्रांजेक्शन हम ऐसे दिखेगा, जब आपने मुझे 2 लाख रुपीज एडवांस पे किया, इसके ऊपर मुझे आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। हाँ, इसकी मैं एक रिसीट तो बना के दूंगा ना, वो आपके और मेरे रिकॉर्ड के लिए कि आपने 2 लाख रुपए दिए, इसका प्रूफ है, लेकिन इसका कोई इनवॉइस, कोई जीएसटी का ट्रांजेक्शन हमें नहीं करना है। इन फ्यूचर आप जब गुड्स लेने आओगे तो 8 लाख रुपए बैलेंस के दोगे,
अब मैंने आपसे जीएसटी तो अभी तक यहाँ पे कुछ कलेक्ट किया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल ट्रांजेक्शन पे जीएसटी इसके साथ साथ ही ले लूंगा। टोटल जीएसटी कितना मुझे आपसे कवर करना है, 50,000। मैं बोलूंगा 8 लाख रुपए वो, और जीएसटी के जो 50,000 देने हैं वो आप 8,50,000 पे कर दो। 2 लाख आपने ऑलरेडी दिए, टोटल अमाउंट आ गया 10,50,000। समझ आ गया? तो पूरा जीएसटी भी कवर हो गया, और मुझे इस चीज का सिंगल इनवॉइस बनाना है, 2 अलग अलग इनवॉइस नहीं। और वो इनवॉइस कब बनेगा, ये पेमेंट आने के ऊपर, वो रिमूवल के टाइम पे। समझ आ गया? तो काम इजी हो गया ना, नहीं तो सबको 2-2 इनवॉइस बनाने पड़ते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने जो उनके रूल में था नोटिफिकेशन के थ्रू, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गुड्स। ये नोटिफिकेशन आगे सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पे भी अपने प्रोविजन पे बात करेंगे, तो मैं फिर से आपको ये चीज रिलेट कराऊँ। अब यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर? ये पॉइंट सारा समझ आ गया? हाँ, इनवॉइस पूरा 10 लाख का ही बनेगा। उसमें कैसा होता है, ट्रांजेक्शन अपने ऐसे ही करते हैं, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए तो मैंने आपको एक रिसीट दी होगी, रिसीट नंबर ये, और मैंने आपसे 2 लाख रुपए रिसीव किए। अब जब आप बाद में मुझे बैलेंस पेमेंट करोगे, जो मैं इनवॉइस बनाऊंगा, तो उसमें मेंशन करूंगा ना कि भाई 2 लाख रुपए आपने मुझे वो रिसीट नंबर पे किए थे, वो इसमें एडजस्ट हो गए, और बाकी के 8 लाख रुपीज मुझे आपसे रिकवर करने, और टोटल अमाउंट में इतना जीएसटी बनता है। तो इनवॉइस तो पूरा 10 लाख प्लस जीएसटी का ही बनेगा, बट एक ही बार बनेगा, 2-2 बार इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं, जैसे अपन पहले बात कर रहे थे। आया समझ में? देखो ये बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीज है, मार्केट में होता है। कुछ भी हम ऐसा ऑन पेपर नहीं पढ़ रहे कि बुक में पढ़ा है मार्केट में कुछ अलग होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला, और वो चीज रिलेट करना इजी हो जाता है, बिकॉज आप उसको समझ पा रहे हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक पता चला? तो ये नोटिफिकेशन कंप्लीट है, सबसेक्शन 2 अपना पूरा कंप्लीट। एक बड़ा टॉपिक यहाँ पे आपका पैकअप हो गया। यही चीज फिर उसमें वो चार्ट के फॉर्म में मैंने नेक्स्ट पेज पे रखी है, उसमें से भी आप देख सकते हो। लास्ट डे पे थोड़ा क्विक रिवीजन करना हो तो वो अच्छा रहता है। अब है ना, सबसेक्शन 3 को भी स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज वाला है, फिर उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। मैं एंड में बताता हूँ, पहले कुछ दूसरे प्रोविजंस अपने पढ़ लेते हैं, छोटे वाले। सबसेक्शन 4 देख लो, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। अब ये वाउचर वाली क्या स्कीम है ये समझ लो। वाउचर की डेफिनेशन का रेफरेंस वहाँ पे है, अगर सेक्शन 2 में जाके आपको घर पे पढ़ना हो तो आप रेफर कर सकते हो, मीनिंग तो मैं बता ही रहा हूँ। वाउचर वाले केस में ऐसा बोला है, ये आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स और गुड सेलर वाउचर्स सेल करते हैं या वाउचर इशू करते हैं, गिफ्ट वाउचर। ठीक है? जो गिफ्ट वाला जो सिचुएशन है, वो टाइम के साथ साथ गिफ्टिंग सिस्टम भी चेंज हो गया ना। पहले अपने क्या होता था, पुराने टाइम में किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो पहले अपने शॉप पे जाते थे, फिर कुछ अपनी पसंद से परचेज करते थे, और फिर सामने वाले को गिफ्ट करते थे। अब उसमें कितना झमेला होता था, बैकएंड में जो स्टोरी होती थी वो अपने को ही पता है ना। कपड़े वपड़े अगर किसी को गिफ्ट कर दिए, अब क्या होता है इसमें भी, आप गिफ्ट किसको कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जेंट्स को गिफ्ट कर रहे हो कि लेडीज को गिफ्ट कर रहे हो, है ना। जैसे शादी वादी का फंक्शन है, किसी घर पे इनवाइटेड ऐसा कुछ है, तो कुछ गिफ्ट लेके गए, या उन्होंने कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दिया, तो उसमें वही चल रहा होता है। शादियों में नहीं होता, फिर घर में मेहमान आए, अब एक तो उनको इन्वाइट करो, खाना वाना खिलाओ, पूरा शहर घुमाओ, सारा खर्चा करो, फिर जब वो जा रहे हैं ना तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर उनको गिफ्ट भी दो, है ना। रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है, वो सिस्टम भी है। अब इसमें भी कैसा है ना कि फिर आप रिटर्न गिफ्ट में अगर कुछ कपड़े या गारमेंट्स, अब लेडीज के लिए क्या होता है, सूट या साड़ी का कपड़ा है वो कुछ दे दिया, जेंट्स का टेंशन नहीं है, उनका वो शर्ट या सूट पीस होता है, उसमें क्या 2-3 कलर ऑप्शन है, ब्लू है, ग्रे है, ब्लैक है, और वो तीनों में से किसी में भी कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन है, घर पे भी यही पड़े हैं और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपने जो दे दिया अच्छा है, अच्छा उसको सिलवा के पहन के भी आएंगे, वो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब लेडीज में फिर पंगा अलग है, ध्यान रखो, या तो सबके लिए सेम चीज खरीदो या मत ही खरीदो। अगर आपने वैरायटी खरीद ली, फिर ना अंदर अंदर झगड़ा हो रहा होता है। अब साड़ी है ना, किसी को रेड वाली साड़ी दे दी, किसी को पिंक वाली दे दी, अब पता नहीं क्या किस्मत होती है, जिसको रेड दी उसको पिंक पसंद आ रही है, जिसको पिंक दी उसको रेड पसंद आ रही है, और वो लेडीज क्या चेक भी कर रही होती है, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला, घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, फिर कंपेयर होता है, बोले यार उसको पिंक वाली दी, मुझे रेड वाली क्यों दी। मतलब दोनों कलर है अपनी अपनी जगह, रेड भी कलर है, पिंक भी कलर है, नहीं पसंद है आपस में एक्सचेंज कर लो, ये भी तो हो ही सकता है। अच्छा ये नहीं करेंगे कि आपस में एक्सचेंज कर लिया, फिर क्या जिसने गिफ्ट दिया है ना उसके कानों तक बात पहुंचनी चाहिए कि मुझे नहीं पसंद आया, या तो डायरेक्टली बोलेंगे या इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाएंगे और उसी को बताएंगे जो जाके बोलेगा। होता है ऐसा। फिर आपने गिफ्ट दिया ना, फिर आपको किसी ने बोला बोले उसको रेड साड़ी दी ना, उनको अच्छी नहीं लगी, वो बोल रहे थे, फिर अपने को लगता है बोले यार घर आया मेहमान है, अच्छा नहीं लगेगा, फिर अपने सामने से जाके ऑफर करते हैं, बोले आपको वो कलर पसंद नहीं आया तो दूसरा भी है, फिर अपने को बोलना पड़ता है, बोले नहीं नहीं चलेगा, बस देख लो अगर है तो फिर एक्सचेंज कर दो। तुम ये शादी में आए हो, दुकान में आए हो, कलर एक्सचेंज करके दे दो, ये सब एक्चुअली में चल रहा होता है। अब ये अपनी जनरेशन के लिए टॉलरेबल नहीं है, आना है आओ, खाना है खाओ, गिफ्ट चाहिए लेके जाओ, दोबारा मत आना। अपनी जनरेशन तो लीस्ट कंसर्न है ना, अपने थोड़ा ढीठ हो चुके, नफट हो चुके, इतनी शर्म नहीं करते अपन किसी की। अपनी पुरानी जनरेशन थोड़ा ये सब चीजों में ज्यादा नहीं, किसी को बुरा ना लग जाए ये वो, तो अपने पेरेंट्स उस कैटेगरी में अपने तो सुनते ही नहीं, बोले दोबारा आना ही मत, ये क्या है, मतलब मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चाहिए ही नहीं।
अब इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि ये सब नहीं चलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, गिफ्ट देने के बदले ना गिफ्ट वाउचर दे दो। ठीक है, दुकान में जाओ, दुकान वाले को बोलो देख भाई अपना बजट इतना है, तो इतने रुपए का वाउचर दे दे, पैसे ले ले मेरे से। अब जो भी आ रहा है ना उसको आप वाउचर गिफ्ट कर दो। ये 1000 रुपए का 2000 रुपए का वाउचर है, जितना भी अपने को उसको देना है। अब खुद दुकान में जाना और जो रेड कलर पिंक कलर पसंद आए, पिंक में भी 100 शेड होंगे, जो अच्छे लगे वहां पे दुकान वाले से मगजमारी करके लेके आ जाना, हम कुछ नहीं दे रहे। समझ आ गया, कन्वीनियंट हो गया ना। तो इसमें कैसा है कि एक तो चॉइस वाला मैटर हो गया। पहले के टाइम पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आपने उसको यूज कर लिया, चलो ठीक है। अब इतने पर्टिकुलर हो गए अपन कि ये पसंद नहीं आ रहा, ये सूट नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसमें फोटो अच्छी नहीं आएगी, वो सब चीजें होती है। तो बोले नहीं दूसरा चाहिए। तो फिर उसमें कैसा है कि भाई वाउचर दे दिया, अब आप शॉप से जाके खुद परचेज कर लो, आपकी चॉइस के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। तो उस टाइप के गिफ्ट वाउचर्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे आपको ऐसे कुछ गिफ्ट करना है, मैंने आप वो शॉप से जाके वाउचर खरीद लिया, अब ये वाउचर के अगेंस्ट भी तो आपको शॉपिंग करने वाले हो, इस ट्रांजेक्शन में भी तो कहीं ना कहीं जीएसटी बीच में आएगा। अब इस वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या, क्योंकि ये वाउचर में कैसा होगा, एक तो मैं पहले शॉप से सपोज शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल या ऐसे कोई ब्रांड का मैंने वाउचर खरीद लिया और 1000 रुपए का और वाउचर आपको गिफ्ट कर दिया। अब आप शॉपर स्टॉप में जाओ, आपको जो पसंद है खरीदो और बिल के टाइम पे 1000 रुपए का वाउचर रिडीम करा लो, ये सिस्टम होता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि वाउचर के ऊपर जीएसटी कब कलेक्ट करना है, कितने रेट पे कलेक्ट करना है, कैसे डिसाइड करें। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो डिपेंड करता है कि वाउचर किस चीज का है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया, एक बोला आइडेंटिफाइबल गुड्स और एक होता है अदरवाइज अनआइडेंटिफाइबल गुड्स। अब जैसे मैंने आपको शॉपर स्टॉप का एग्जांपल दिया, मैं वहां पे गया, मैंने 1000 रुपए का वाउचर उसे खरीद लिया। अब ये वाउचर मैं आपको गिफ्ट करूंगा, फिर वो वाउचर आप रिडीम करने आओगे। लेकिन शॉपर स्टॉप वाले के पास जो गुड्स अवेलेबल है उसके स्टोर में अगेंस्ट दैट वाउचर, उसमें वेराइटी है। आप वहां से वॉच खरीद सकते हो, शूज खरीद सकते हो, गारमेंट्स खरीद सकते हो, कॉस्मेटिक आइटम्स खरीद सकते हो, परफ्यूम खरीद सकते हो, सारे ऑप्शन वो दे रहा है। इन सब चीजों पे जीएसटी का रेट सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा डेफिनेटली। अच्छा, मैंने आपको वाउचर गिफ्ट किया तो मुझे पता है कि आप जाके क्या खरीदोगे, परफ्यूम खरीदोगे या क्लोथ्स खरीदोगे या शूज खरीदोगे, मुझे आइडिया नहीं। सब पे जीएसटी का रेट तो अलग है। तो यहाँ पे ये वाउचर के अगेंस्ट क्या परचेज होगा, दैट इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। समझ आ रहा है? तो फिर वो शॉपकीपर जो है वो जीएसटी कितने रेट पे चार्ज करे, 5% पे करे या 18% पे, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने रूल बना दिया कि अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ परचेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो वाउचर रिडीम करने के लिए आप जाओगे ना तब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेंगे। क्योंकि जब वाउचर रिडीम करोगे तब तो बिल में पता चलेगा ना आपने क्या खरीदा है, तो कितना % जीएसटी लगाना है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक सिचुएशन होगी। दूसरा ये कि जो मैंने आपको वाउचर दिया, मुझे आपको स्पेसिफिक वॉच गिफ्ट करनी थी, तो मैं एक वॉच के शोरूम में गया टाइटन में, मैंने उसी का वाउचर लिया और वही आपको गिफ्ट किया। तो आप इस वाउचर से क्या परचेज कर सकते हो, सिर्फ वॉच। पहले से क्लियर है ना, आइडेंटिफाइबल है। तो यहाँ पे तो वाउचर इशू करते टाइम ही शॉप वाले को पता था कि फ्यूचर में जब ये रिडेम्पशन के लिए आएगा तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज होगा, वॉच परचेज होगी। तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो तो आज भी लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे वो जो वाउचर है उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर इटसेल्फ। रिडेम्पशन का वेट करने की जरूरत नहीं। दोनों इंस्टेंसेस समझ है। यही बात इन्होंने 12 सबसेक्शन 4 में बोली। अब देख लो, 2 लाइन में वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय अ सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। वो वॉच वाला केस हो गया। और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है उस टाइम पे, फ्यूचर में पता चलेगा कि इससे क्या परचेज होगा, शॉपर स्टॉप वाला केस, तो रिडेम्पशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो जब रिडेम्पशन होगा तब कैलकुलेशन कर लेंगे। आया समझ में? तो मैंने जब 1000 रुपए का वाउचर लिया टाइटन से, तो उसने मुझसे 1000 प्लस जीएसटी चार्ज नहीं किया, या कर लिया क्योंकि वॉच वाले में तो अंडरस्टूड था, तो उसने 1000 प्लस जीएसटी चार्ज कर लिया। अब जब आप रिडीम करने जाओगे तो उसके पास वो 1000 और उसके ऊपर का जीएसटी तो ऑलरेडी है ना, तो वो आपसे डिफरेंस का अमाउंट ही चार्ज करेगा। ये क्लियर हो गया। और यही शॉपर स्टॉप वाले केस में, क्योंकि उसने मुझसे स्टार्टिंग में जीएसटी चार्ज नहीं किया था, 1000 रुपीज ही चार्ज किए थे। अब जब आप उस वाउचर को यूज करके शॉपिंग करोगे, आपका बिल सपोज टोटल 5000 का बना, तो पूरे 5000 पे जीएसटी वो आप ही से रिडेम्पशन के टाइम पे चार्ज करेगा, क्योंकि पहले उसने वाउचर इशू करते टाइम मुझसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया था। उसको पता था फ्यूचर में रिडेम्पशन आएगा तब यूज कर लेंगे। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल था। इस तरीके से बिलिंग होगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जीएसटी उतना ही मिलना है, लेकिन अलग अलग टाइम पे मिल सकता है। सबसेक्शन 5 है ना, रेजिड्यूअरी है। मतलब बोला कि जो सिचुएशंस कहीं कवर नहीं हो रही वो यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ सिंपल बोल दिया कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रिटर्न फाइल करते टाइम या जब जीएसटी का अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और कुछ हो नहीं सकता। तो एक्चुअली मुझे लास्ट में होना चाहिए था, बट बीच में रख दिया सबसेक्शन। उसके बाद एक और सबसेक्शन लेके आ गए, दैट इज सबसेक्शन 6, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एटसेट्रा। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। अब इंटरेस्ट लेट फीस वाले केस में क्या होगा कि जब मैंने आपको गुड्स बेचे हैं, तो होता है बिजनेस में अपने गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं कि आप गुड्स ले जाओ, पेमेंट बाद में कर देना, 30 डेज 45 डेज 60 डेज का पेमेंट टर्म है। अगर आपने उतने दिन में पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा।
अब मैं आपसे बिल के साथ साथ इंटरेस्ट का पैसा भी चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे एक होता है गुड्स के सप्लाई के लिए वो 10 लाख रुपए का बिल बन रहा है, और आप पेमेंट डिले कर रहे हो, उसके लिए मैं आप पे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना। वो 10 लाख रुपए गुड्स के अगेंस्ट है, और ये जो 20,000 है ये लेट पेमेंट टू टॉलरेट एन एक्ट, वो वाली सिचुएशन होगी, उसका मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। तो बोला इनवॉइस में ये दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, और इंटरेस्ट जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उस पर भी जीएसटी लगता है। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब आप पेमेंट करोगे। जो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, और तभी मुझे आपसे जीएसटी कलेक्ट करना है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्रेडिट कार्ड वाला और पोस्टपेड बिल वाला। क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट नहीं करते, 3% का इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट पे 18% जीएसटी लगता है, तो 3.54 हो जाता है। एग्जैक्टली वही स्कीम, समझ आया। तो ये सबसेक्शन 6 में सिर्फ लेट पेमेंट के इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो पॉइंट यहाँ कवर हो गया। तो इसके साथ आपका सेक्शन 12 में सबसेक्शन 3 छोड़ के बाकी की सारी कंडीशंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बोलो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो क्लियर हो रहा है। अब सबसेक्शन 3 अब देख लेते हैं कि वो रिवर्स चार्ज वाली कंडीशन आपको पता चल जाएगी। पहले उसका लॉजिक समझ लो तो कंडीशंस याद करना इजी रहेगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है ये तो ध्यान है आपको अच्छे से। सप्लायर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, बायर खुद ही जाके पे करके आएगा, यही स्टोरी है। अब जब यहाँ पे हम एक रिवर्स चार्ज वाले ट्रांजेक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अप्रोच रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, पूरा उल्टा रहेगा। अभी जब नॉर्मल चार्ज में बात कर रहे थे तो अब वो कंडीशंस वापस भी देखोगे तो आपको लगेगा हम सप्लायर की तरफ से बात कर रहे थे, ये चीज रिलेट होगी। इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर। पेमेंट रिसीव कौन करता है, सप्लायर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कौन कर रहा था, सप्लायर। किसके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा था, सप्लायर के। समझ में आ रहा है। तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू सप्लायर की तरफ से था, बिकॉज जीएसटी कलेक्ट करके सबमिट करने का बर्डन उस पर था। अब जब रिवर्स चार्ज आएगा तो ये बर्डन किस पे, बायर पे। तो यहाँ पे जो एंट्रीज आपको दिखेंगी ना उसमें सारा फोकस जो है वो बायर पे होगा, तो याद करने में इजी रहेगा, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब देख लो, आप डायरेक्टली पेज नंबर 38 पे ना चार्ट में देख लो, थियरी की जरूरत नहीं है, चार्ट से इजी पड़ेगा। 12 सबसेक्शन 3 में 4 कंडीशंस हैं यहाँ पे, इनमें से अपने को सिलेक्ट करना है व्हिचएवर इज अर्लियर। पहला पॉइंट, डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड। गुड्स रिसीव कौन करता है, सप्लायर या बायर। बायर। देखो पहला पॉइंट ऑफ व्यू बायर की तरफ से, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय द बायर, दैट इज द फर्स्ट रेफरेंस डेट। दूसरा बोला डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। आ गया, वहां पे क्या था, डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन द सप्लायर बुक्स, और यहाँ पे बोला रेसिपिएंट्स बुक्स, पता चल गया। तो दोनों की बुक्स में एंट्री होती है ना, जो पैसा दे रहा है वो भी एंट्री करता है मैंने पे कर दिया, जो रिसीव करता है वो भी एंट्री करता है पेमेंट आ गई। तो यहाँ रेसिपिएंट जो गुड्स का है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पेमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा कि मैंने पे कर दिया, दैट इज द रेफरेंस डेट। तीसरी डेट, बैंक में से पैसा डेबिट कब हुआ। सप्लाई जो रिसीवर है, जिसने गुड्स रिसीव किया, उसने तो पैसे दिए होंगे ना, तो जब मैं चेक भरूंगा तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे, तो डेबिट किस दिन हुए वो यहाँ पे रेफरेंस डेट है। देखो बायर वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो फोर्थ एंट्री है वो कुछ अलग है, यहाँ पे बोला इनवॉइस की जो डेट है ना वहां से 31st डे ये काउंट करना है। ये स्टैटिक है, 31st डे एग्जांपल नहीं है, फिक्स है। ये सेक्शन में आपको 31st डे ही लेना होता है। अब ये इनवॉइस की डेट मेरे ऊपर डिपेंड करती है, सप्लायर पे, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे ये जो आएगा, दिस इज द फोर्थ डेट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बोलिए, और ऊपर की 3 डेट अपन ने देखी। तो ये चारों में से सिलेक्ट होगा व्हिचएवर इज अर्ली। 31st आपको याद रखना है, क्लियर हुआ। अब ये कैसे गिनना है वो भी समझ लो। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज डेट ऑफ इनवॉइस है 1 अगस्त। अब मुझे बताओ ये 31st डे कौन सा होगा, 1 सितंबर होगा, 2 सितंबर होगा, 31 अगस्त होगा, कौन सा होगा बोलो। डेट ऑफ इनवॉइस के बाद आपको स्टार्ट करना है काउंटिंग। सुन लो, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 1 अगस्त है, तो ये 31st डे बोला है, तो आपका ये काउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो 2 अगस्त से काउंट होगा। 2 अगस्त इज योर फर्स्ट डे, तो ऐसे मुझे चाहिए 31st। बोलो पता चल रहा है। अब कौन सी तारीख आएगी, 1 सितंबर आएगी। अगस्त में 31 डेज होते हैं, फर्स्ट तो काउंट करनी नहीं है, तो बाकी कितने बचे, 30। अपने को चाहिए 31st डे, तो इसका आपका आंसर आएगा 1 सितंबर। ऐसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है चार्ट के अंदर 31st डे। अब सेक्शन में पढ़ोगे ना आगे देखो कैसे लिखा है, वो भी एक बार रेफर करो वो पॉइंट। इसके पहले वाले पेज पे ना कंडीशन मिलेगी, देखो कहाँ पे है, सी पॉइंट कैसे लिखा है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ तो 31 बोल रहे हैं या 30 बोल दिया, दोनों में फर्क है, एक ही बात है। पढ़ के समझ आ रहा है कुछ, लीगल लैंग्वेज में घुमाते हैं।
द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब इसको इंटरप्रेट कर लो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उसके बाद 30 days तो आएगी 31 अगस्त। पर ऐसा बोला है ये डेट नहीं, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग दिस डेट, सीधा ही बोल देते हैं ना 31 डे, इजी हो जाता। आपको बोला डेट ऑफ इनवॉइस से 30 दिन, पर वो डेट नहीं, उसका अगला दिन, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस से 30 days ये हो गए, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग दिस तो अगला दिन, फॉलोइंग डेट 1 सितंबर। तो वो चार्ट में पीछे सिंप्लीफाई करके लिख दिया डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 डे, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ये लीगल लैंग्वेज है जो एक्ट में लिखी है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है जो अपने को समझ में आता है, पता चला, तो अपने इस पर फोकस कर सकते हो। अब ये लैंग्वेज एग्जैक्टली वैसे लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज आंसर सेम आ रहा है और मीनिंग भी सेम है, आपने मीनिंग चेंज नहीं किया, दैट इज ओके। बस कंपेयर करवा रहा हूँ, ये लीगल लैंग्वेज में कभी कभी घुमा देते हैं, जो एक्ट में ओरिजिनल लिखा है वो ऐसे लिखा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसे हो रहा है। तो 30 और 31 में कंफ्यूज मत होना, इफेक्टिव डेट 31 ही आ रहा है, समझ में क्लियर हो। 31 डे मतलब 1 सितंबर, क्लियर हो गया। तो ये सबसेक्शन 3 में ये 4 डेट्स याद रखनी, इन चारों में से विच एवर इज अर्लियर, और ये अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा, बस इतना पॉइंट है। इसके साथ आपका सेक्शन नंबर 12 जो है पूरा कंप्लीट, इतने ही पॉइंट्स हैं। अब सेक्शन 13 आ रहा है, इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो भले, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर अपने कवर कर लेते हैं उसको। पेज नंबर 41 पे आ जाओ, चलो बस बस अभी डिस्कशन में बाद में। पेज नंबर 41, सेक्शन नंबर 13 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स वाला पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। कंडीशंस एकदम नई है, थोड़ा बहुत उससे डिफर करेंगी, अब इसको एक फ्रेश टॉपिक की तरह आप समझ लो कि क्या हो रहा है। सबसेक्शन वाइज कंपेयर करोगे 1 to 1 एग्जैक्टली सेम है, 12 पढ़ने के बाद वो बेनिफिट रहता है। 12(1) कुछ काम का नहीं था, हमने अभी देखा। 13 सबसेक्शन 1 भी कुछ काम का नहीं, उसमें टाइटल बोला हुआ है तो उसको भी जाने दो। सबसेक्शन 2 में वहां पे हमने बात की नॉर्मल चार्ज की, यहाँ पे भी हम नॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, बट वो गुड्स था, ये सर्विसेज है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसमें भी अगेन स्कीम वही रहने वाली है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने अभी बात की थी डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, ये बात हो रही थी। फिर इसमें इंटरनल कंडीशन थी ना कि डेट ऑफ इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं, रिमूवल देखा, अवेलेबिलिटी देखा, वो सब बातें हो रही थी। सर्विस वाले केस में डिफरेंट है, अब यहाँ पे समझ लो क्या बोला है। जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, प्रोविजन ऑफ सर्विस, वहां से अगले 30 डेज के अंदर अंदर कभी भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज नेक्स्ट 30 डेज में कभी भी आप इनवॉइस इशू करोगे, चलेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स वाले में उल्टा था, वहां बोला था सप्लाई करने से पहले, ऑन और बिफोर रिमूवल, यहाँ पे बोल रहे हैं आफ्टर। तो नेक्स्ट 30 डेज में भी आपने इनवॉइस इशू किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की वहां से काउंट करेंगे, समझ आया। तो ये रूल डिफरेंट हो गया। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, इनवॉइस का जो पॉइंट है वो, प्लस एक इसमें है रूल नंबर 47 CGST रूल्स का, ये दोनों का इफेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस भी दे दिया कहाँ से आ रहा है ये पॉइंट और क्या करना है वो आपके सामने। अच्छा, ये जो 30 डेज है इसमें भी एक ऑप्शन है, इसमें भी एक टाइम लिमिट में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 45 डेज। 45 डेज जो है वो कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए है, एक इन्होंने बैंक बोला है और दूसरा इंश्योरेंस बोला हुआ है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर वाले जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका इनवॉइस वो अगले 45 डेज में भी इशू करेंगे तो चलेगा। वर्क बर्डन ज्यादा होता है, रोज का काम है, हजारों इनवॉइसेज होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया। बाकी नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन दिस, इनके लिए क्या टाइम लिमिट रहेगी 30 डेज, क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपकी डेट ऑफ इनवॉइस वाला जो पार्ट है वो तो सॉल्व हो गया कि अगर सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज में इनवॉइस इशू हुआ है तो इनवॉइस की डेट कंपेयर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इनवॉइस लेट हो गया, तो जो सर्विसेज की डेट है, एक्चुअल प्रोविजन ऑफ सर्विस, वो कंपेयर करेंगे विथ डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट में जो 2 इंटरनल कंडीशंस थी वो सेम है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट में क्रेडिट वाला वो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो देखो ये सेक्शन 12 पे अपन ने मेहनत कर ली ना, तो वही बेस है जो आगे भी आपको यहाँ पे काम आ रहा है। अब रिलेट करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी सेक्शन 12 में लग रहा था। बोलो कोई कंफ्यूजन हो, पता चला। 30 डेज एंड 45 डेज स्पेसिफिक बोल दिया। आगे देखते हैं। अब इसमें आएगा प्रोविजो, हाउएवर वाला पॉइंट। अब ये कुछ अलग जाएगा गुड्स वाले केस से, तो उस पर बात कर लेते हैं, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं।
मैंने आपको हाउएवर वाला जो प्रोविजो बताया गुड्स वाले केस में, तो इनिशियल कंडीशन क्या थी कि अगर आपने कुछ एडवांस लिया तो वो एडवांस में फिर क्या होगा, इनवॉइस बेसिस के बदले आपको रिसिप्ट बेसिस पे कैलकुलेट करके उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। फिर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि गुड्स में तो एडवांस होता ही है, तो ये रूल तो काम आएगा नहीं, दो दो इनवॉइस बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के आपको उस चीज से रिलीफ दे दिया। अब जब यहाँ सर्विसेज के केस में बात होगी ना, तो सिचुएशन डिफरेंट है। सर्विसेज के केस में ऐसा बोला है कि अगर मैं एडवांस मनी रिसीव करता हूँ, अब डिपार्टमेंट भी सही बात कर रहा है, गवर्नमेंट सही बोल रही है, क्योंकि एडवांस सर्विसेज में तो क्या है, कुछ गुड्स रॉ मटेरियल वाली कोई बात नहीं है। आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया कि सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैं बोला ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उस दिन आप नहीं भी आते हो सर्विस अवेल करने, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। उसमें लॉस होना, अमाउंट का लॉस होना, वो चांस कंपेरेटिवली कम है। गुड्स वाले में तो भाई रॉ मटेरियल वेजेस का पैसा लगा हुआ है, तो वहां पे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे बोला कि अगर आप एडवांस रिकवर कर रहे हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट सेट कर दी अप टू ₹1000। ये लिमिट गुड्स में भी थी, बट तब मैंने अमाउंट कोट नहीं किया, उसकी नीड नहीं थी। अगर मैं आपसे सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट एडवांस मनी मांग रहा हूँ एंड दैट एडवांस इज अप टू ₹1000, तो इसका कोई सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। एक ही इनवॉइस बनेगा जब आप मुझे बैलेंस का पेमेंट करोगे, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं ₹1000 से ज्यादा एडवांस मांग रहा हूँ तो मुझे इसका इनवॉइस अभी ही बना के देना पड़ेगा, इसको अपने बोले रिसिप्ट बेसिस पे। तो यहाँ पे फिर दो इनवॉइस बनेंगे, वही सिस्टम जो मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी मॉनेटरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसा कुछ है कि जो सर्विस का अमाउंट है, मैं आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए अमाउंट डिसाइड हुआ ₹11,000 कि 11,000 आप मुझे पे करोगे और उसके बदले आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो। मैंने बोला इसमें से ₹5,000 एडवांस देना पड़ेगा बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विस, और बाकी का जो बैलेंस है जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करूंगा उस दिन या उसके बाद आप पे कर सकते हो, ये कंडीशन रहेगी। अब क्योंकि ये अमाउंट एडवांस है सर्विस प्रोवाइड करने से पहले और ये अमाउंट ₹1000 से ज़्यादा है, तो जब आप मुझे ₹5,000 दोगे तो विद जीएसटी मुझे आपसे ये कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इनवॉइस बनेगा 5,000 प्लस जीएसटी, और ये जो भी इनवॉइस होगा ये मैं आपको तभी बना के दे दूंगा। इसका टाइम ऑफ सप्लाई फिर यही डिसाइड होगी, वैसी बात हो गई। अब बाकी का बैलेंस पेमेंट आप जब मुझे करोगे ₹6,000, उसके ऊपर जीएसटी मैं आपसे तब चार्ज करूंगा, उसका इनवॉइस जो है वो फिर अलग से बनेगा, समझ आ गया। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, या दो इनवॉइस बनाने ही पड़ेंगे। 1000 से ऊपर चला गया ना तो फिर पूरे पे लगेगा, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ₹5,000 मैंने एडवांस चार्ज किए तो ₹1000 तो मिनिमम अलाउड ही था, तो ऊपर के 4,000, ऐसा नहीं होगा। ₹1000 इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि इसके इस तरफ आ गए ना तो फिर फुल अमाउंट पे जीएसटी लगा के इनवॉइस बनाना ही है। अगर ये अप टू 1000 होता तो मुझे फिर आपसे उस अमाउंट पे तब कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं, कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। आया समझ में। अब ये 11,000 में से मैंने बोला होता है काम करो, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसे ₹500 दे दो तो भी चलेगा, नाम का एडवांस चाहिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो ये 500 पे मैं आपसे ना कोई जीएसटी कलेक्ट करूंगा, ना इसका कोई इनवॉइस बना के दूंगा। अब जब बाकी का आप मुझे बैलेंस पेमेंट दोगे ना 10,500, तभी मैं पूरे 11,000 का जीएसटी यहीं वसूल कर लूंगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी मैं यही ले लूंगा, इसका कोई सेपरेट इनवॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ रिसीट दे दी होगी कि आप 500 एडवांस लिया है, लेकिन पक्का इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही इनवॉइस बनेगा, उसी में सारा हिसाब होगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ ₹1000 का एक थ्रेशोल्ड लिमिट ये प्रोविजो में इन्होंने रखा है। ये प्रोविजो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से रखा है जब से एक्ट आया, और जब वो डिमांड लेके गए गुड्स वाले कि भाई हमारा एडवांस तो होता ही है, तो उन्होंने बोला देखो प्रॉब्लम तो गुड्स में है ना, सर्विसेज में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये प्रोविजो गुड्स में भी था पहले, वो उन्होंने हटा के नोटिफिकेशन लेके आ गया 66 नंबर जो अपन ने पढ़ा। लेकिन सर्विसेज में ये प्रोविजो आज भी एग्जिस्ट करता है, इसको इन्होंने हटाया नहीं। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर इसमें सर्विस में तो बाद में ही देते हैं, तो साथ में 11,000 का साथ में भी बना के दे दो तो ये वो तो फिर ऐसा है कि मैंने एडवांस आपसे चार्ज ही नहीं किया, तो वैसे बोल रहा ना बाद में देते हैं, मतलब अच्छा भी दे दो 5,000 का, फिर 11,000 का साथ में दे दो, सर्विस में कुछ दे ही दीजिए। वो तो चीज़ है, वो ये सब चीज़ें ऐसी है, पीछे बातें नहीं करो। ये जो पॉइंट आपने बोला वो प्रैक्टिस में चलता है कि भाई वो कच्चे का अमाउंट दिखाना नहीं है, पर ये तभी हो पाएगा जब कैश पेमेंट है ना। सुन लो ये पॉइंट, ये जो है कैश पेमेंट होगा। अब ये कैसे है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बोली नहीं। अब टैक्सेशन में पढ़ाते टाइम में स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो बुक में आप पढ़ रहे हो ना, वो एकदम शुद्ध मन से पढ़ना चाहिए। अगर आपके मन में छल कपट कुछ भी आ रहा है, क्योंकि आता है, थोड़ा सीख जाते हैं ना, फिर आपका दिमाग वहां चलने लगता है कि इसका तोड़ क्या है, इससे बचना कैसे। जब ये पॉइंट आया, ये आता है और ये आना भी चाहिए, तभी आप थोड़ा रियलिटी को रिलेट कर पा रहे हो जो बुक में है। लेकिन रूल्स पढ़ते टाइम हमें एकदम उस तरीके से पढ़ना है कि दुनिया में कोई चोरी छल कपट कुछ होता नहीं है, एकदम राम राज्य चल रहा है, उस हिसाब से सीखना है। उसका रीजन क्या है, कानून तोड़ने के लिए कानून
की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। सुना है कभी ऐसा? हाँ, कानून तोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कानून में है क्या, तो तोड़ोगे ना। तो अभी पता कर रहे हैं आप। और मैं आपको कानून तोड़ना नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको पूरा कानून सिखा दूंगा। तोड़ना कैसे है वो आप खुद सीख लोगे, क्योंकि अपने जुगाड़ू लोग हैं इंडियन से, अपना दिमाग अपने आप ऐसे ही चलता है। सीधे रास्ते पे लेके जा रहा हूँ तो भी अपन दूसरी तरफ ही जाते हैं, है ना, फिर वापस लाना पड़ता है, नहीं नहीं इधर आ जाओ, वैसा है। तो वो जो आपने बोला वो प्रैक्टिकली रेलेवेंट पॉइंट है। हर चीज का कुछ ना कुछ जुगाड़ मार्केट में है। गवर्नमेंट चलाना भी इंडिया में इजी नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है ना, जिनके दिमाग के साथ अपन डील कर रहे हैं ना, उनसे एक लेवल आगे बढ़ के रहना, उसके लिए फिर आपको पता है गवर्नमेंट कैसी चाहिए, और जैसी है वही लोग चला सकते हैं। कोई सीधी सादी गवर्नमेंट आ गई ना तो अपनी पब्लिक कहाँ घुमा देगी ना, उनको पता नहीं चलेगा। तो जो बैठे हैं ना वहाँ पे, वो जिस लेवल के हैं उतना लेवल चाहिए अपने जैसे को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे आपको करना है तो बात सही है, आप एक काम करो, 5,000 रुपए कैश में ले लो, एंट्री मत दिखाओ। फिर जब आप बिल का अमाउंट बनेगा तभी एक साथ पेमेंट दिखा देना, बट ये तभी पॉसिबल है जब कैश हो। अभी 5,000 सामने वाला गूगल पे कर रहे हैं, फिर एंट्री दिखेगी ना कि 5,000 तो आपने पिछले महीने चार्ज किए थे, 6,000 बाद में चार्ज किए। अब उसमें भी ये है कि बाद में फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुए, कुछ ऑडिटर ने क्वेरी निकाली, फिर जवाब देना पड़ेगा। अब वो सब भी नहीं होने वाला है तो चलने तो कौन देख रहा है, वो फिर अलग रिस्क है। कि आपको वैसे करना है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, मैनेज हो जाता है, छोटे मोटे अमाउंट में कोई क्वेरी भी नहीं आती। लेकिन अभी अपने जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी में ऑन पेपर कैसे काम होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। अब आप करते कैसे हो आपकी मर्जी, फिर आप जितना दिमाग चलाना है चलाओ। क्लियर हो गए? बोलो अब ये 1,000 रुपए वाले पॉइंट में कोई क्वेरी समझ आ गया? हाँ, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से फर्क पड़ता है ना। अभी ऐसा कुछ है ना कि आप मुझे गुड्स बेच रहे हो ना, और 5 लाख रुपए आपको लेने हैं मुझसे, तो अभी ले लो या अगले साल ले लेना, एक ही तो बात है एक बात के नहीं है। हाँ बोलो, एक ही बात है। 5 लाख रुपए आज दूं कि अगले साल दूं? नहीं बोले सर एक बात कैसे, एक साल पैसा यूज करोगे फिर ब्याज लगेगा, आई ना बात। तो गवर्नमेंट भी तो सेम बोलती है, अगस्त में पैसा दो, सितंबर में पैसा दो, एक बात थोड़ी ना है। हमें भी तो आगे सरकारी स्कीमों में पैसे लगाने होते हैं, मनरेगा का पेमेंट करना होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को फ्री में राशन देना होता है, मिड डे मील स्कूल होती है उसमें खाना खिलाना पड़ता है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? समझ आ रहा है? तो हर किसी का खर्चा जो है ना वो कैलकुलेशन पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट उसको फिक्स करना चाहती है कि हमारा रेवेन्यू टाइम टू टाइम आता है। ये वैसी चीज है। नहीं तो फिर ऐसा है कि आपकी सैलरी में 1 महीने में दूं कि 3 महीने में, क्या फर्क पड़ता है? आ तो रही है ना। बोले सर घर कैसे चलेगा, हर महीने पैसे तो चाहिए, सेम स्कीम है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब सेक्शन 2 में जो कंडीशन थी, शेयर बातें मत करो यार बीच में, ध्यान दो यहाँ। सब सेक्शन 2 में जो प्रोविजो था वो आपको बता दिया मैंने, अब बाकी चीजों को देख लेते हैं। सब सेक्शन 3 पे आ जाओ। ये है अपना रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज वाला अभी देख रहे थे 12 सब सेक्शन 3, कुछ वैसा ही है। अगेन आपको सप्लायर के बदले बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, और यहाँ पे कंडीशंस कम है, 3 ही कंडीशन है, वहाँ 4 थी, देख लो। और तीनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है जो वहां पे थी। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे टेंजिबल गुड्स है ही नहीं, सर्विस है, तो पहली एंट्री हटा दी उन्होंने। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस में तो प्रूव करना भी डिफिकल्ट है। गुड्स में तो ऐसा है कि चालान बनेगा, गेट पास बनेगा, फैक्ट्री से गुड्स निकलेंगे, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री होगी, रिसीव हुए। सर्विसेज में कैसे प्रूव करेंगे कौन सी डेट पे सर्विस दी? तो इसलिए वो कंडीशन उन्होंने हटा दी। दूसरा, पेमेंट वाली कंडीशन सेम है। जिस दिन रिसीवर ने पेमेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया कि मैंने पैसे दे दिए, नेक्स्ट कंडीशन भी सेम है, उसके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन। अच्छा, तो अपन ने वहाँ 4th कंडीशन देखी थी 31st डे वाली, यहाँ पे 31st के बदले 61st है, तो लॉजिक सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन चेंज कर दी। ठीक है, तो देखो एक सेक्शन पे थोड़ा एफर्ट कर लिया ना तो फिर यहाँ रिकॉल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। बस, तो रिवर्स चार्ज वाला तो इनमें से विचेवर इज अर्ली, काम खत्म। आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक सबसेक्शन में पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, वो एसोसिएट एंटरप्राइज वाला, उसको अभी जाने दो। सबसेक्शन 4 देख लो, वाउचर वाला। ये भी सेम केस है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। वहां वाउचर गुड्स को लेके था, या वाउचर सर्विसेज को लेके। सर्विसेज में आप कोई वो पार्लर का या ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो वो लोग भी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अभी वो पार्लर में आपको वेरियस सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें भी ऐसा है कि आपको किसी को वाउचर गिफ्ट करना है, आपने कोई अच्छे सैलून या पार्लर का वाउचर खरीद लिया, किसी को गिफ्ट कर दिया। अब उस वाउचर से सामने वाले को जो सर्विसेज अवेल करनी है वो कर सकता है। अब उसमें भी हर सर्विस के ऊपर जीएसटी का रेट या कुछ अलग हो सकता है। तो अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल है कि भाई यही सर्विस इससे यूज हो सकती है, किसी को हेयर स्पा करवाना है, आपने उसको हेयर स्पा का ही वाउचर दिया, तो अब ये वाउचर अगर उसको यूज करना है तो और तो फेशियल नहीं करा सकता, वो रिबॉन्डिंग कलर वो सब नहीं करा सकता, सिर्फ हेयर स्पा करवा सकता है, फिक्स बोल दिया, तो यही सर्विस अवेलेबल है, तो वो तो आइडेंटिफाइबल हो गई ना एट द टाइम ऑफ इशू। तो फिर वहां पे तभी जीएसटी चार्ज कर लो, तभी इनवॉइस इशू कर दो। यही अगर मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है और जो यूजर है वो तब डिसाइड करेगा, तो फिर रिडेम्पशन की डेट को अपने रेफरेंस मान लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो गुड्स वाले केस में था, यहाँ पे सर्विसेज में भी वही रूल्स है। सब सेक्शन 5 भी सेम, रेजिडुअल, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट।
सब सेक्शन 6 भी सेम है, जहाँ पे वो इंटरेस्ट की बात हो रही थी वहाँ इंटरेस्ट गुड्स के पेमेंट पे डिले करने पे लग रहा था, या सर्विसेज के पेमेंट पे होगा, वैसा हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, वो सिमिलर ही रहेगा। तो सेक्शन 13 के मेजर पॉइंट्स कवर हो गए। ये जो बीच में एसोसिएट एंटरप्राइज और वो सब बाकी रखा है वो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज इतना रखते हैं, काफी।